कभी सोचा है आपने कि कुछ परिवारों में सफलता, ज्ञान और अच्छे संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इतने असरदार तरीके से कैसे पहुंच जाते हैं? मतलब ऐसा लगता है जैसे उत्कृष्टता उनके डीएनए में ही हो। आज हम इसी उत्कृष्टता की संस्कृति या जिसे कल्चर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, उसकी जड़ों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये वाकई एक दिलचस्प विषय है। अक्सर हम बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो देखते हैं, पर उसके पीछे जो एक पारिवारिक माहौल होता है, जो मूल्य होते हैं और कैसे वो ज्ञान आगे बढ़ता है, उसको समझना ज्यादा जरूरी है। हाँ, खास तौर पर भारतीय संदर्भ में, जहां परिवार हमेशा से समाज की, आप कह सकती हैं, धुरी रहा है। बिल्कुल। और आज हमारी ये जो गहरी पड़ताल है, ये आधारित है एक YouTube वीडियो के विश्लेषण पर। ये वीडियो इस बात पर रोशनी डालता है कि भाई भारतीय परिवारों में उत्कृष्टता की ये संस्कृति जो शायद कहीं थोड़ी धुंधली पड़ रही है, उसे कैसे फिर से जगाया जा सकता है। हाँ, और इसकी खास बात यह है कि ये दो बहुत ही प्रेरक और सम्मानित भारतीय परिवारों के उदाहरणों से अपनी बात समझाता है। पहला उदाहरण है भारत रत्न डॉक्टर MS स्वामीनाथन के परिवार का, जी। जहां अकादमिक उत्कृष्टता और राष्ट्र सेवा की एक अद्भुत मिसाल कायम हुई। और दूसरा उदाहरण डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के परिवार का है। यहाँ जोर अकादमिक डिग्रियों पर शायद उतना नहीं जितना नैतिक उत्कृष्टता पर, सादगी पर और गहरी मानवीय समझ पर रहा। मतलब दो अलग तरह की उत्कृष्टता, लेकिन दोनों ही बहुत प्रेरणादायक। सही कहा। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इन परिवारों ने उत्कृष्टता के इन अलग अलग रूपों को कैसे पोषित किया। वो कौन से तत्व थे जिन्होंने संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। और सबसे जरूरी सवाल, इन परिवारों की सीख आज हमारे लिए कैसे प्रासंगिक हो सकती है? हमारे अपने जीवन में, हमारी शिक्षा में, हमारे काम में। हम सब कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक अनुभवों और मूल्यों को अपनी औपचारिक शिक्षा और करियर के साथ जोड़ने की कोशिश तो करते ही हैं। शायद यहाँ कुछ दिशा मिल सके। निश्चित रूप से ये सिर्फ पुरानी बातें याद करना नहीं है, बल्कि अपनी जड़ों से मिली जो ताकत है उसको पहचान कर उसे आज के जमाने की चुनौतियों और अवसरों के लिए इस्तेमाल करने का तरीका खोजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रेरणादायक परिवार से। उन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वीडियो हमें याद दिलाता है कि एक समय था 1960 के दशक के आसपास, जब भारत गंभीर खाद्य असुरक्षा और भुखमरी के संकट से गुजर रहा था। PL 4AD के तहत हमें विदेशों से अनाज मंगाना पड़ता था। वो दौर वाकई बहुत मुश्किल था। भोजन की उपलब्धता, फिर आम आदमी की उस तक पहुंच और उसे खरीदने की क्षमता, ये सब बड़ी चुनौतियां थीं। ऐसे में डॉक्टर स्वामीनाथन का योगदान, जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं, वो एक आप कह सकती हैं एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ। हाँ। उन्होंने भारत को खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प जानकारी सामने आती है ना? वीडियो बताता है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने प्रतिष्ठित UPSC की परीक्षा पास की थी और उन्हें IPS यानी भारतीय पुलिस सेवा के लिए चुना गया था। ये बात शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। बिल्कुल। सोचिए, एक तरफ पुलिस सेवा का वो आकर्षण और दूसरी तरफ कृषि विज्ञान का क्षेत्र, जो उस समय शायद उतना ग्लैमरस नहीं माना जाता होगा, लेकिन उन्होंने कृषि विज्ञान को चुना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था। और इस फैसले के पीछे, जैसा कि विश्लेषण में बताया गया है, उनके पिता का गहरा प्रभाव था। उनके पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन साथ ही एक सच्चे गांधीवादी भी थे। वो हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि भारत की असली सेवा अपनी अंदरूनी समस्याओं को हल करने में है, जैसे गरीबी, भूखमरी, बीमारी। इसी पारिवारिक मूल्य और प्रेरणा ने डॉक्टर स्वामीनाथन को दिशा दिखाई। उन्होंने विदेश जाकर कृषि में उच्च शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। भारत लौटकर अपने ज्ञान का उपयोग देश की खाद्य समस्या को हल करने में करना। ये सिर्फ एक करियर चुनना नहीं था, ये तो एक मिशन था। और ये उत्कृष्टता और सेवा की भावना सिर्फ डॉक्टर स्वामीनाथन तक ही सीमित नहीं रही। उनके पूरे परिवार में इसकी झलक दिखती है। वीडियो में उनकी पत्नी मीना स्वामीनाथन का भी जिक्र है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं और भारत में बाल शिक्षा और विकास के क्षेत्र में उनका काम अभूतपूर्व माना जाता है। जी। खासतौर पर ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवाएं के शुरुआती ढांचे को बनाने में उनका बड़ा योगदान रहा। ये दिखाता है कि उत्कृष्टता कोई अकेली घटना नहीं होती, बल्कि एक माहौल में पनपती है। जब परिवार में ज्ञान, सेवा और कड़ी मेहनत को महत्व दिया जाता है, तो वो मूल्य स्वाभाविक रूप से फैलते हैं।
और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि ये विरासत अगली पीढ़ी में भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ी। विश्लेषण इस बात पर प्रकाश डालता है कि उनकी तीनों बेटियां अपने अपने क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिकाओं तक पहुंचे। हाँ, ये जानना वाकई प्रेरणा देता है। एक बेटे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की मुख्य वैज्ञानिक बनी। मुख्य वैज्ञानिक? हाँ, जो वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों में एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। दूसरी बेटी भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की निदेशक रहीं, जो भारत के प्रमुख अकादमिक संस्थानों में से एक है। और तीसरी बेटी अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ ISA की अध्यक्ष बनी, जो दुनिया भर के समाजशास्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। ये एक असाधारण उदाहरण है। मतलब ये परिवार दिखाता है कि कैसे अकादमिक प्रतिभा, अथक परिश्रम, देश के प्रति समर्पण और जिसे वीडियो में भारतीयता का विचार कहा गया है, यानी अपनी जड़ों से जुड़ाव, अपनी संस्कृति और मूल्यों का सम्मान, ये सब मिलकर एक ऐसी उत्कृष्टता की संस्कृति बनाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि पारिवारिक मूल्य और माहौल किस तरह राष्ट्र निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। ये दिखाता है कि कैसे ज्ञान और सेवा का संगम समाज को आगे ले जा सकता है। तो स्वामीनाथन जी के परिवार ने अकादमिक और राष्ट्र सेवा की मिसाल पेश की, लेकिन उत्कृष्टता का एक और जरूरी पहलू है नैतिक और मानवीय। इसे समझने के लिए स्रोत हमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन और उनके परिवार की ओर ले जाता है। हाँ, डॉक्टर कलाम का उदाहरण एक अलग लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण उत्कृष्टता को उजागर करता है। उनकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर और दूसरे लेखों का हवाला देते हुए विश्लेषण बताता है कि उनके पिता जैनुल आबदीन औपचारिक रूप से बहुत पढ़े लिखे नहीं थे। वो रामेश्वरम में एक नाव के मालिक थे और स्थानीय मस्जिद के इमाम भी। लेकिन औपचारिक शिक्षा न होने के बावजूद उनमें जीवन को जीने का एक गहरा ज्ञान और नैतिक स्पष्टता थी। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि उनके पिता में नैतिक जीवन और सच्ची मानवता के रूप में उत्कृष्टता का एक असाधारण बोध था। ये वो चीजें हैं जो शायद बड़ी बड़ी डिग्रियों से भी नहीं सीखी जा सकती, है ना? बिल्कुल। उनके पास जीवन की समझ थी, मानवीय मूल्यों का आदर था, सादगी और ईमानदारी जैसे गुण थे। ये किताबी ज्ञान नहीं था, बल्कि जीवन के अनुभव और चिंतन से उपजा ज्ञान था। वीडियो में इन्हें अमूर्त गुण या इंटेंजिबल क्वालिटीज कहा गया है। वो गुण जिन्हें छुआ या मापा नहीं जा सकता, लेकिन जिनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। और डॉक्टर कलाम ने खुद कई बार माना कि उन्होंने अपने पिता के चरित्र से, उनकी सादगी से, उनकी गहरी आस्था और सभी धर्मों के प्रति उनके सम्मान से बहुत कुछ सीखा। यही अमूर्त गुण थे जिन्होंने कलाम साहब के व्यक्तित्व को गढ़ा। हाँ, और इन्हीं गुणों ने उन्हें न सिर्फ एक महान वैज्ञानिक और भारत का राष्ट्रपति बनने में मदद की, बल्कि उन्हें करोड़ों लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनाया। उनकी विनम्रता, उनकी सहजता, उनकी ज्ञान की प्यास, ये सब कहीं न कहीं उनके पारिवारिक संस्कारों का ही प्रतिबिंब थे। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि उत्कृष्टता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों या अकादमिक सफलताओं का नाम नहीं है। नैतिक चरित्र की मजबूती, मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता और जीवन जीने का सही नजरिया, ये भी उत्कृष्टता के अनिवार्य अंग हैं। और यहीं पर विश्लेषण भारतीय समाज की कुछ पारंपरिक शक्तियों की ओर भी ध्यान दिलाता है, जिन्हें शायद हम आज भूलते जा रहे हैं, जैसे समरसता, मतलब मिलजुल कर रहना, सरलता यानी सादा जीवन जीना, और जमीन से जुड़े रहना, मतलब अपनी जड़ों को न भूलना। कलाम साहब के पिता इन गुणों की जीती जागती मिसाल थे। इन दो उदाहरणों के बाद विश्लेषण एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है। ये हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली और सामाजिक मूल्यों पर एक जरूरी सवाल उठाता है। हाँ, यहाँ एक चिंता व्यक्त की गई है। ऐसा महसूस होता है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली कई बार सिर्फ पैसा कमाने और करियर बनाने पर अत्यधिक केंद्रित हो गई है। इस प्रक्रिया में जीवन जीने की कला, नैतिक मूल्य और असली ज्ञान, जिसे हम विजडम कह सकते हैं, वो कहीं पीछे छूटता जा रहा है। वीडियो में दिखावे की संस्कृति या शो ऑफ कल्चर का भी जिक्र है। कैसे इसने हमारी पुरानी पीढ़ी की सरल, मेहनती और जमीन से जुड़ी जीवन शैली को प्रभावित किया है। खासकर कई भारतीय राज्यों में जहां पहले कड़ी मेहनत और सादगी की कद्र थी, वहां अब शायद बाहरी चमक दमक को ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। विश्लेषण पिछली पीढ़ियों के उन मूल्यों को फिर से अपनाने का आह्वान करता है। कड़ी मेहनत, सादगी, अपने काम के प्रति ईमानदारी, जमीन से जुड़ाव।
वीडियो का वक्ता अपना व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करता है, ये कहते हुए कि आज भी वो अपने माता पिता जितनी मेहनत और लगन से काम नहीं कर पाता। ये शायद उस पीढ़ी की कर्मठता और अनुशासन को दर्शाता है। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन सिर्फ चिंता जताने की बजाय विश्लेषण एक बहुत ही व्यवहारिक और ठोस समाधान भी सुझाता है। और ये समाधान शायद हम सबके लिए, खासकर विद्यार्थियों और युवाओं के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। बिल्कुल, वो समाधान है अपनी औपचारिक शिक्षा यानी किताबों और संस्थानों से मिलने वाले ज्ञान को अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों और परिवार से मिले अमूर्त गुणों के साथ एकीकृत करना। मतलब जैसे नैतिकता, मूल्य, व्यावहारिक समझ, कठिनाइयों से सीखा सबक, इन सबको मिलाना, यानी दोनों तरह के ज्ञान का संगम। इसे थोड़ा और खोलते हैं, इसका मतलब क्या है और इसके फायदे क्या हो सकते हैं? विश्लेषण इसके कई फायदे गिनाता है। पहला और शायद सबसे तात्कालिक फायदा, प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन, जैसे सिविल सेवा, यूपीएससी, बीपीएससी या अन्य राज्य सेवाएं। जब आप सिर्फ रटे रटाए तथ्य नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने उत्तरों में अपने जीवन के अनुभवों को, अपने देखे समझे मूल्यों को और अपनी मौलिक सोच को शामिल करते हैं, तो आपके उत्तर ज्यादा प्रामाणिक लगते हैं। हाँ, ज्यादा व्यवहारिक और प्रभावशाली बन जाते हैं। सही कहा। वीडियो का वक्ता अपना उदाहरण भी देता है कि कैसे उसने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के पेपर 1 में, जहां समसामयिक घटनाओं, इतिहास, सांख्यिकी जैसे विषय होते हैं, अपनी व्यक्तिगत अनुभवों और जमीनी समझ को एकीकृत करके 202 अंक हासिल किए हैं, जो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है। ये दिखाता है कि परीक्षक भी शायद उत्तरों में सिर्फ जानकारी नहीं ढूंढ रहे होते, बल्कि उम्मीदवार की समझ, उसकी सोच की गहराई और वास्तविकता से उसके जुड़ाव को भी देखना चाहते हैं। बिल्कुल। दूसरा फायदा बताया गया है साक्षात्कार, यानी इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन। चाहे वो सिविल सेवा का इंटरव्यू हो या फिर रक्षा सेवाओं के लिए एसएसबी इंटरव्यू, जैसे एनडीए, सीडीएस के लिए, या कोई और जॉब इंटरव्यू। हाँ, जब आप अपने अनुभवों और मूल्यों के बारे में स्पष्ट होते हैं, जब आप जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सिर्फ किताबी बातें नहीं है, बल्कि आपकी अपनी समझ और विश्वास है, तो आपके विचारों में एक स्पष्टता आती है, आपकी बातों में वजन आता है। हाँ, कॉन्फिडेंस दिखता है। हाँ, कॉन्फिडेंस। अवधारणाओं की सिर्फ सतही नहीं बल्कि गहरी समझ झलकती है। और सबसे बढ़कर आप में एक आत्म जागरूकता या सेल्फ अवेयरनेस दिखती है, जो किसी भी इंटरव्यू में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी रट्टा मारकर बोलने वालों की तुलना में वो व्यक्ति ज्यादा आत्मविश्वास और सहजता से अपनी बात रख पाता है। यस, जिसने ज्ञान को अपने अनुभव से जोड़ा है। बिल्कुल। और तीसरा फायदा, जो शायद सबसे दूरगामी है, वो है बेहतर आत्म जागरूकता और लेखन कौशल का विकास। जब आप अपने अनुभवों पर सोचते हैं, उन्हें शब्दों में ढालते हैं और उन्हें अपनी पढ़ाई से जोड़ते हैं, तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। आपकी सोचने की क्षमता विकसित होती है। हाँ। और आपके लेखन में मौलिकता और गहराई आती है। ये आपको सिर्फ एक सफल परीक्षार्थी नहीं बल्कि एक बेहतर विचारक और संवादक बनाता है। तो संक्षेप में विश्लेषण का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को कम नहीं आंकना चाहिए, भले ही हमारे माता पिता औपचारिक रूप से बहुत शिक्षित ना हों। असली खजाना उन अमूर्त अनुभवों, मूल्यों और जीवन के सबकों में छुपा हो सकता है जो हमें परिवार से मिलते हैं। और सवाल उठता है कि इस खजाने का उपयोग कैसे करें। विश्लेषण सुझाव देता है इन जीवंत अनुभवों और मूल्यों को सचेत रूप से पहचानें और उन्हें अपने काम में एकीकृत करें। चाहे वो परीक्षा के लिए निबंध लिखना हो, नैतिकता के पेपर में केस स्टडी का विश्लेषण करना हो, या कोई रचनात्मक प्रोजेक्ट हो, हाँ, या वास्तविक जीवन की किसी समस्या का समाधान खोजना हो। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी बरतनी होगी, है ना? ये अनुभव और मूल्य सच्चे होने चाहिए, पारदर्शी और मौलिक। कहीं से उधार लिए हुए या बनावटी अनुभव शायद उतना प्रभाव नहीं डालेंगे। ईमानदारी यहाँ बहुत जरूरी है। सही कहा। विश्लेषण यहाँ एक और बड़ा दृष्टिकोण सामने रखता है। ये कहता है कि जब हम पारिवारिक ज्ञान प्रणाली यानी मूल्यों और अनुभवों से मिला ज्ञान और औपचारिक शिक्षा यानी किताबों और संस्थानों से मिला ज्ञान को सफलतापूर्वक जोड़ लेते हैं, तो हम न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से सफल होते हैं, बल्कि हम भारत की जटिल समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और हल करने में भी सक्षम हो सकते हैं। और इस तरह हम भारत को एक सच्चा ज्ञान समाज या नॉलेज सोसाइटी बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। एक ऐसा समाज जो सिर्फ जानकारी का भंडार ना हो, बल्कि जहां ज्ञान, विवेक और मूल्यों का सही संतुलन हो।
ये विचार हमें सर एम विश्वेश्वरैया जैसे महान राष्ट्र निर्माताओं की याद दिलाता है। वीडियो में उनकी 1921 की पुस्तक रिकंस्ट्रक्टिंग इंडिया का उल्लेख है, जिसमें उन्होंने इसी तरह की चिंता व्यक्त की थी कि भारत अपनी विशाल मानव क्षमता का उपयोग राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए कैसे करे। उनका मानना था कि देश की प्रगति के लिए बौद्धिक और व्यवहारिक ज्ञान का एकीकरण जरूरी है। तो ये सिर्फ परीक्षा पास करने या नौकरी पाने की बात नहीं है, ये एक बड़े लक्ष्य से जुड़ने की बात है। अपनी जड़ों से मिली सीख और आधुनिक ज्ञान का उपयोग करके देश और समाज के लिए कुछ सार्थक करना। और अंत में विश्लेषण एक चेतावनी या कहें एक गहरी चिंता के साथ समाप्त होता है। वो ये कि जैसे जैसे हम आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने नैतिक और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ दें। विकास जरूरी है, लेकिन वो संतुलित और मानवीय होना चाहिए। इसलिए भारतीय नैतिक प्रणाली के पुनर्निर्माण और उसे मजबूत करने की जरूरत पर बल दिया गया है। तो आज की इस चर्चा से ये बात साफ उभर कर आती है कि परिवारों में पनपने वाली उत्कृष्टता की संस्कृति, चाहे वो अकादमिक हो, नैतिक हो या किसी और रूप में, एक बहुत शक्तिशाली धरोहर है। और अपनी औपचारिक शिक्षा के साथ अपने जीवन के अनुभवों और पारिवारिक मूल्यों को जोड़ना न सिर्फ हमारी सफलता के लिए, बल्कि हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और जाते जाते हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जिस पर वो विचार कर सकते हैं। हम अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से मिले इन अमूर्त गुणों, चाहे वो कितने भी साधारण क्यों न लगें, उन्हें सचेत रूप से कैसे पहचान सकते हैं, कैसे उन्हें और विकसित कर सकते हैं। हाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, इन गुणों का उपयोग सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने या इंटरव्यू पास करने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने जीवन को ज्यादा सार्थक बनाने और समाज में सकारात्मक योगदान देने के लिए कैसे कर सकते हैं। गहरा सवाल है जिस पर सोचने से शायद हमें अपने जीवन की दिशा को और स्पष्ट करने में मदद मिले। आज के इस विचार मंथन में इतना ही।